नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज की क्लास के महत्वपूर्ण हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। हिंदी पेडागॉजी के महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 है और इसके पहले हम दोस्तों 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन पे लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। टीटी फैमिली की बात करेंगे शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए। और इस प्रैक्टिस सेट में साथियों हम 15 प्रश्न करने जा रहे हैं। 15 पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक प्रश्न रहेंगे। और 15 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रथम प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। आपकी गीत तथा नाट्य प्रणाली, गीत तथा नाट्य प्रणाली की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय की बात कर रहे हैं, व्याख्या प्रणाली की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों, नर्सरी की बात कर रहे हैं तो नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होती है वह आपकी कौन सी होती है? गीत तथा नाट्य अभिनय प्रणाली की बात करेंगे। नर्सरी एवं प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण हेतु गीत व नाट्य पद्धति शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है, कही जाती है, अनुसरण की जाती है। दूसरा प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि आपने पढ़ा भी होगा। तो जो प्रोजेक्ट विधि होती है इसमें जो शिक्षा प्रदान की जाती है सैद्धांतिक शिक्षा होती है, जीवन उपयोगी होती है, या बेसिक होती है, या नैतिक शिक्षा होती है। 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। आपका स्कोर, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। साथियों, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान जो किया जाता है वह जीवन उपयोगी शिक्षा की बात करेंगे। अर्थात प्रोजेक्ट विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। दिए गए प्रोजेक्ट कार्य से छात्र स्वयं उस कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार संपन्न करता है तथा किए गए कार्य को अनुभव ही करता है। जैसे किसी छात्र को विलुप्त जीव जंतुओं की विलुप्त का कारण एवं उनके ना होने से उत्पन्न प्रभाव का जो प्रोजेक्ट देने से छात्र क्या होता है, किसी भी जीव के जीवन का महत्व अच्छे से समझ सकता है। तो प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा जो प्रदान की जाती है वह जीवन उपयोगी शिक्षा की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है साथियों, सभी प्यारे प्यारे मित्रों, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व कौन सा होगा? व्याकरण का उपयोग होगा, शब्द भंडार हो जाएगा, साहित्यिक समझ हो जाएगा, या उच्चारण की स्पष्टता की बात करेंगे। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में जो मुख्य तत्व होगा वह कौन सा हो जाएगा? 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं हम किसकी बात करें, उच्चारण की स्पष्टता की बात कर रहे हैं। क्योंकि व्याकरण का उपयोग जो है प्राथमिक स्तर पर मुख्य तत्व नहीं माना जाता है। प्राथमिक स्तर पर जो मुख्य तत्व माना जाता है वह उच्चारण की स्पष्टता पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे उच्चारण स्पष्ट तरीके से करें, सही से करें। इसलिए आप लोगों का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है साथियों, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतन की रस से वाक्य में कितने प्रकार के होते हैं? अर्थात अब आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को जो है स्पष्ट गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। तो अर्थ और भाव के द्योतन की रस से वाक्य कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, 8 प्रकार का।
तो आप सभी जानते समझते हैं कि अर्थ और भाव के द्योतन की वजह से वाक्य हमारे 8 प्रकार के होते हैं। पहला आपका दिया है, तो रचना के आधार पर, अर्थ और भाव के आधार पर की बात करेंगे। तो सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, निषेध वाक्य, मिश्रित वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की, जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। छात्रों के शब्द में वृद्धि करने का जो उपाय है, शब्दकोश का उपयोग है। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग है, या उपर्युक्त सभी की बात कर रहे हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। साथियों, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय पूछा जा रहा है, तो शब्दकोश का उपयोग भी होगा। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना भी होगा। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना भी होगा, अर्थात उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जितने ज़्यादा शब्द का उपयोग करेंगे उतने ज़्यादा ही छात्रों में जो है शब्द भंडार की वृद्धि होगी। और छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना भी चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बच्चे की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को क्या कहते हैं। जो बच्चे घर में सीखते पढ़ते हैं, फिर जब जाके बच्चे विद्यालय जाते हैं तब सीखते पढ़ते हैं, तो दोनों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित कर देना चाहिए, या उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या साथियों समाप्त कर देना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका फीडबैक क्या है। प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का यहाँ पे फीडबैक क्या है, यहाँ पे आप लोगों का कमेंट क्या है। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, अपने सपने को साकार करना, जायसवाल सर सभी का हाथ फैला के, हाथ जोड़कर सभी का वेलकम, अभिनंदन कर रहे हैं। साथियों, बच्चे की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच जो संबंध को कहा जाता है, वह क्या कहा जाता है, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। क्योंकि बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को उनकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा होता है ना साथियों, बच्चे को घर तथा समाज की भाषा तथा विद्यालय की भाषा में मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होती है। बच्चों में घर की, समाज की भाषा और विद्यालय की भाषा में मित्रता होती है, मित्रतापूर्वक भाषा उनकी होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो, अर्थात साथियों जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो, तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन होता है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की जो है प्राप्ति होती है। तो जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरत से जुड़ी हो, तो वह साथियों क्या हो जाएगा, भाषा सीखना सार्थक हो जाएगा। तो भाषा सीखना सार्थक होता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से होती है, तो भाषा सीखना सार्थक होता है, और बच्चों की रुचि प्राय उसी भाषा में होती है जो उसके आसपास प्रयुक्त होती है। अतः वह अपनी ज़रूरतों के हिसाब से भाषा सीखता है जो उसके लिए सार्थक होती है। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। पढ़ने में बाधा नहीं है। पढ़ने में क्या बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सीखने पर ही जोर देना, या लिखी हुई चीज़ पर अर्थ निकालना।
तो आप सभी जानते हैं भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं कि पढ़ने में बाधा क्या नहीं हो सकती है, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। यह पढ़ने में बाधा नहीं हो सकता, लेकिन सारे नियम पहले से अगर बता देंगे तो बाधा हो जाएगी। उच्चारण पर ही अगर जोर देते रहेंगे तो बाधा कहलाएगी, सीखने पर ही जोर देंगे तो बाधा कहलाएगी। अर्थात साथियों, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालने के लिए बोलेंगे तो पढ़ने में बाधा नहीं होती है, क्योंकि लिखी हुई चीज़ को अर्थ निकाल कर पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होता है, बालक बालिका के लिए एक अच्छा ही होता है। क्योंकि बच्चों के पढ़ने में बाधा का कारक यह नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें क्या है, बोधगम्यता का विकास भी होता है अगर अर्थ के साथ बच्चे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है साथियों, निम्न में से कौन से सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? ऐसा सिद्धांत जो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित हो। चिग बैंग सिद्धांत, डिग डोंग सिद्धांत, चिली वैली सिद्धांत, हिली डेली सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत आपने पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा वाइगोस्की का सिद्धांत, चॉम्स्की का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। लेकिन साथियों, ऐसा सिद्धांत जो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित हो वह है डिंग डांग सिद्धांत। एक गाना भी होगा शायद, डिंग डंग डोले, ऐसा कुछ गाना है। तो ये समझ लीजिएगा कि उद्भव और विकास का संबंध आपके डिंग डांग सिद्धांत से है। बहुत से प्यारे मित्रों का यह प्रश्न होगा, सर ये डिंग डांग थ्योरी है क्या? दोस्तों, इसका प्रतिपादन मुलर महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार की आवाज़ जो अनायास ही निकल जाती है, जैसे बच्चे को हम मम्मा कहने को बोलते हैं तो बच्चा हमारी नकल करके क्या बोलता है? बच्चा हमारी नकल करके माँ माँ बोलता है। अर्थात बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करता है, और यही डिग डांग सिद्धांत थ्योरी कहलाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा डिटेल से करना है तो आप लोग गूगल पे जाके डिग डोंग सर्च करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी इतना डिटेल से आपके एग्जाम पर नहीं पूछा जाएगा। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी मुख्य जिम्मेदारी क्या क्या होने वाली है और क्या क्या होगी, तभी तो हम बता सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी यह नहीं होगी। तो समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में बात कर रहे हैं। तो आपकी जो मुख्य जिम्मेदारी होगी, पहले ये जान लेते हैं। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये जिम्मेदारी होगी। बच्चों के भिन्न प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराना, ये जिम्मेदारी होगी। बच्चे को आकलन करते समय अति उदार बनाना, ये जिम्मेदारी कतई नहीं हो सकती है। इसलिए सी ऑप्शन आप जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं कि बच्चों का आकलन करते समय उन्हें अति उदार बना दें, या अति क्या कहते हैं, प्रसन्नतापूर्वक भी कह सकते हैं, अत्यधिक प्रशंसा कर दे। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, ये कर सकते हैं। अर्थात साथियों, आप क्या क्या कर सकते हैं? ए, बी और डी ऑप्शन कर सकते हैं, सी ऑप्शन को नहीं कर सकते। और ये पूछा जा रहा है क्या नहीं कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते समझते हैं समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा शिक्षक के रूप में मुख्य जिम्मेदारी जो होती है, बच्चे की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान की जाए और बच्चों के विभिन्न प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही साथ साथियों, जो आपके विचित्र आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज की जाए। और बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना भाषा शिक्षक का यह उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके। हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागॉजी के 5 प्रश्न और करेंगे। ये टोटल क्लास आपके 15 क्वेश्चन की होने वाली है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खालिस्तान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो अपनी समस्याएं, अपने अनुभव, अपनी भाषा, पाठ्यपुस्तकें, कमियां। देखिए, जब बच्चे विद्यालय आती तो भाषा तो लेकर ही आएंगे, मातृभाषा जो बच्चे पहले सीखते हैं। तो जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, खालिस्तान में क्या आ जाएगा? भाषा आ जाएगा। अब आप बोलेंगे भाषा कैसे आ जाएगा सर? बिल्कुल क्यों नहीं आएगा भाई। प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे हैं वे कुछ विद्यालय लेकर आते हैं, लेकिन अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपने दृष्टिकोण लेकर आते हैं।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित दिया गया है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। यह गृह कार्य देना अति आवश्यक है। देखिए, होमवर्क आप लोग बच्चों को देते होंगे और शायद ट्यूशन वगैरह पढ़ाते होंगे, तो आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा। होमवर्क की बात कर रहे हैं तो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित हो जाएगा साथियों? तो बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब आप होमवर्क बच्चों को देंगे तो उसकी क्षमता और स्तर के अनुसार ही देंगे। जब बच्चा से गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं बन रहा है तो फिर आप उससे बढ़ के क्यों प्रश्न देंगे? पहले आप बेसिक चीज़ें ही उनको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले प्लस बताया जाता है, ठीक है, जोड़ बताया जाता है, इसके बाद बच्चों को घटाना बताया जाता है, इसके बाद बच्चों को गुणा बताया जाता है, फिर बच्चों को भाग बताया जाता है। ये संक्रिया ही होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग। ये बच्चा जब सीख लेता तब उनसे कुछ चीज़ें मंगाई जाती, इतने पेन, इतने किताबें, इनका सारी चीज़ें फिर उनके एग्जाम्पल दिया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के नियमबद्ध अवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं या कोरी स्लेट होते हैं या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशल के साथ आते हैं। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अंशिका पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग कर रही है। तो अंशिका केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है या अंशिका केवल लिंग वृष्टि से ही सर्वनाम के समुचित प्रयोग करना जानती है? ये केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है। यह हम बात कर रहे हैं कि लिंग वचन क्रिया आदि के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन की बात करेंगे कि लिंग वचन क्रिया आदि के दृष्टिकोण से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करना, अर्थात आप लोग समझ गए होंगे अंशिका का ये सारी चीज़ें प्रयोग करना क्या होगा, अर्थात वह लिंग वचन क्रिया आदि के दृष्टिकोण से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। आइए साथियों देखते हैं 15वां प्रश्न। बेमिसाल प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शब्द का अर्थ जो है स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, प्रमाण या चिर निर्माण की बात कर रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट कमेंट करें। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। साथियों, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु जो सबसे तरीका सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है वह साथियों होता है वाक्य का प्रयोग। किसकी बात कर रहे हैं? वाक्य के प्रयोग की बात कर रहे हैं, अर्थात पहले ऑप्शन की बात करेंगे। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है और वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्देशित होने लगती है। तो साथियों, ये रहे आपके बेमिसाल प्रश्न हिंदी पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट का। यह 7वां प्रैक्टिस सेट था। 7वें प्रैक्टिस सेट में हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और फिलहाल हम यहाँ पे 100+ पेडागॉजी के शिक्षा शास्त्र के प्रश्न, भाषा शिक्षा शास्त्र के प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी सभी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुकी है। तो जाइए चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन यहाँ पर 101% सर्वोपरि है, क्योंकि प्रत्येक क्लास का सेशन, प्रत्येक क्लास के सेशन के साथ प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं आपके न्यू सिलेबस के अनुसार, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जब एक एक पॉइंट, एक एक सिलेबस से हम क्वेश्चन करेंगे तो सिलेक्शन सर्वोपरि होगा और आउट ऑफ 150 में से 125+ का स्कोर जरूर आप लोग क्रैक करेंगे और ये जो एग्ज़ाम फतेह का रथ है इस पर आप लोग जरूर अव्वल बनेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।